नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग मरुस्थल देखते हैं। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट देख चुके हैं। दो पार्ट में देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हम लोग देख रहे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग हैं। मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण एवं उष्ण वायुदाब वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ प्रति चक्रवाती दशाएं व तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अत्यंत कम होती है, तभी तो सूखा पड़ता है, और सूखा होता है तो वहाँ मरुस्थल होता है। उष्ण मरुस्थल के निर्माण के लिए कुछ विशेष स्थितियाँ जैसे हवाओं का अवरोहण, प्रति चक्रवाती दशाएं, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव, आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव इत्यादि उत्तरदायी माने जाते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल उनकी अवस्थिति क्या क्या है ये देख लीजिए। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मंगोलिया व चीन में है। और कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। अब देखिए इसके बाद देखिए अटकामा उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू। ये कहाँ है? पहले तो आप लोग को मैप में देखना पड़ेगा। ये दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तरी चिली और दक्षिणी टकलामकान चीन में है। दस्त तेलुट पूर्वी ईरान में है। दस्त कबीर उत्तर पूर्वी ईरान में है। और पेटागोनिया अर्जेंटीना में। ये दक्षिणी अमेरिका का ही देश है। और थार भारत और पाकिस्तान में है। अब पृथ्वी की सतह का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। महाद्वीप देखिए पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, और महासागरीय बेसिन पृथ्वी पर बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। अब देखिए महाद्वीप कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अब देखिए ये पृथ्वी के पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में देखिए, पहले सबसे बड़ा एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। अब देखिए स्थल मंडल का विकास। पृथ्वी के शीतलन एवं ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न गैसों एवं जलवाष्प की संघनन क्रिया के फलस्वरूप वर्षा का आरंभ हुआ, और इस वर्षा जल का धरातल के गर्तों में जमा होना प्रारंभ हुआ। अनवरत चलने वाली इस जल निर्माण क्रिया एवं जमाव से ही महासागरों का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों में उत्पन्न शैवालों की देन है। ध्यातव्य कि उस समय तक जीवन सिर्फ महासागरों तक ही सीमित रहा। महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदियों, मृदा एवं वायुमंडल में तरल, ठोस तथा गैस की अवस्था में उपस्थित समस्त जल को जलमंडल कहा जाता है। यद्यपि सामान्यतः केवल महासागरीय जल को ही जलमंडल माना जाता है। ये फिगर के थ्रू देखिए समझाया गया है। देखिए धरातल का लगभग 2/3 से भी अधिक भाग जल से ढका हुआ है, अर्थात 70.8% भाग जल तथा 29.2% भाग स्थल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जलमंडल में महासागर, झील, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनदियों आदि सभी सम्मिलित होते हैं। जलमंडल में महासागर सबसे बड़ा जलखंड है। जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। से 3% भाग जो का अधिकांश जलाशय का जो महासागरों के अलावा जो 3% अधिकांश भाग हिम चादरों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और ये पीने योग्य है। महासागर देखिए महासागर में विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, तथा जो जलमंडल के मुख्य भाग को महासागर कहते हैं। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। घटते क्रम में देखिए सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। अब देखिए जैवमंडल, बायोस्फीयर एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां भूमि, जल एवं वायु एक दूसरे के संपर्क में आकर जीवों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए जीवमंडल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और ये जैवमंडल। अब देखिए जैवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। ये देखिए जैवमंडल के 3 मुख्य घटक कौन कौन से? अजैविक घटक। अब देखिए यहाँ देखे थे जगत में ये जो है जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। यह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 15 किलोमीटर तक विस्तृत है। क्षैतिज रूप से जैवमंडल लगभग समस्त पृथ्वी को घेरे हुए हैं। जैवमंडल के घटक। जैवमंडल के 3 मूल घटक हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक देखिए इन घटकों में वैसे जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। सामान्यतः इनको वायु, जल एवं मृदा से संबोधित किया जाता है। जैविक घटक
पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव पर्यावरण के 3 प्रमुख जैविक घटक हैं। कौन कौन से? देखिए, पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये क्या है? पर्यावरण के 3 प्रमुख जैविक घटक हैं। और देखिए, ऊर्जा घटक, यह जैवमंडल का तीसरा घटक है। यह घटक इस ग्रह पर प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन तथा पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। जैवमंडल में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, जीवन की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है। माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इस संबंध में विशिष्ट सृजन, स्वतः जनन, जीवात जनन, स्थायी अवस्था और ब्रह्मांडीय एवं जैव रासायनिक आदि सिद्धांत है। भूगर्भिक समय मापक्रम एवं उसकी विशेषताएं। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम के काल को विभिन्न कालों में, जैसे युआन, महाकल्प, कल्प, युग आदि में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। देखिए, इन सारे ये जो जितने पॉइंट है, जितना ये डिटेल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो या ये बहुत मतलब कभी देखिए, पहले तो डिटेल में भी पूछ दिया जाता है, वन लाइनर भी पूछ दिया जाता है, ऑप्शन में भी पूछ दिया जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ, इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 57 करोड़ वर्ष के पहले तक माना जाता है। इस महाकल्प में निर्मित प्राचीनतम पर्वत को आर्कियन पर्वत कहते हैं। देखिए, ताप और दाब के कारण आर्कियन पर्वत कहते हैं। ताप और दाब के कारण इस युग की चट्टानों में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। इस महाकल्प की चट्टानों में ग्रेनाइट एवं नीस की प्रधानता है, जिसमें सोना एवं लोहा पाया जाता है। भारत में इसी समय अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टाने का भी निर्माण हुआ। इसी समय कैनाडियन और लॉरेंसियन शिल्ड का निर्माण हुआ। देखिए, ये पूछा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इस महाकल्प में समुद्रों में रीढ़ विहीन कोशिकीय जीवों का उद्भव हो गया था, किंतु शैलों से जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका, परंतु स्थल भाग जीव रहित था, मतलब जो स्थल भाग था उसमें जीव नहीं थे। अब देखिए, कैम्ब्रियन कल्प, यह पोलिजोइक या पुराजीव महाकल्प का पहला कल्प था। कैम्ब्रियन कल्प आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, अर्थात यह कल्प जो है 6.5 करोड़ वर्ष तक था। इस कल्प में पृथ्वी के ऊपर छिछले भाग ये सागरों का विस्तार तथा उतार ये जो है होता रहा। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया हुई, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण नहीं मिलते हैं। स्थल सतह पर अभी भी जीवों का विकास नहीं हुआ था। अब देखिए, आर्डोविशियन कल्प, इसमें देखिए क्या होता है। इस कल्प का प्रारंभ आज से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ तथा समाप्ति 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, अर्थात इस कल्प को 6.7 करोड़ वर्ष तक इसका समय था। इस कल्प में समुद्र का विस्तार हुआ। कुछ छिछले सागरों में बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण कई सागर शुष्क हो गए। इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। उस समय पर्वत निर्माण शुरू हो गया था। इस समय की भी वनस्पतियों का विस्तार केवल सागरों तक सीमित रहा। इस समय सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी। सब जगह पर गर्म जलवायु थी, किंतु कोई जलवायु कटिबंध नहीं था। अब देखिए, सिलूरियन कल्प, यह कल्प 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस समय सागरीय तल में उतार चढ़ाव हो रहा था, परिणाम स्वरूप स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इन सब के बावजूद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया तो चलती रही, किंतु आर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी आई। जलवायु आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म एवं समान थी। इस कल्प की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार तथा विकास हुआ। वनस्पतियों के प्रकारों में भी विकास हुआ। प्रवाल जीवों को सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार मिलता है। इसी समय स्थल पर पहली बार वनस्पति का उदय हुआ, लेकिन ये वनस्पति पत्ती विहीन थी। इस प्रकार की वनस्पति के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। डिवोनियन कल्प, यह कल्प 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ तथा लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले तक क्या हुआ, समाप्त हो गया। इस कल्प की अवधि 4.8 करोड़ वर्ष रही। इस समय सागरीय भाग का ह्रास एवं स्थल भाग का विस्तार हो रहा था। सागर में रीढ़ वाले जीवों की तथा मत्स्य विभाग का मत्स्य का विकास तीव्र गति से हो रहा था। यह कल्प मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था, अतः शार्क जैसी विशाल मछलियों का उदय हुआ।
जिनकी लंबाई 20 फीट तक थी, इसलिए इस काल को मत्स्य युग कहते हैं। इसी समय उभयचर जीवों, जल और थल दोनों में रहने वाले जीवों का भी उदय हुआ। सागरीय रीढ़ वाले जीव स्थल की तरफ गमन करने लगे, क्योंकि उनके लिए वहां पर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ मौजूद था। जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी तथा फर्न, मुलायम पत्तियों वाली वनस्पति, फर्न किसे कहते हैं, जो मुलायम पत्ती वाली वनस्पति होती है, जैसी वनस्पति का विकास हुआ। कार्बोनिफेरस कल्प, इस कल्प का प्रारंभ 36 करोड़ वर्ष पूर्व तथा 28.6 करोड़ वर्ष पहले तक समाप्त हुआ। इसकी अवधि 7.4 करोड़ वर्ष तक थी। इस कल्प में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अमेरिकन हलचल से संबद्ध मानी जाती है। इस कल्प में लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास हुआ, इसलिए इसे बड़े वृक्षों वाला काल भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस कल्प को क्या कहते हैं, बड़े वृक्षों का काल भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि बड़े वृक्षों का काल किस कल्प को कहते हैं, किस काल को कहते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी समय बने भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना चट्टानों संरचना का उदय हुआ, जिसके कारण इसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। इसी के कारण इसे कार्बोनिफेरस कल्प या कोयला युग भी कहते हैं। ठीक है, ये गोंडवाना चट्टानें किस काल में बनी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का उदय हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहते हैं। तो कार्बोनिफेरस काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब ये देखिए पार्मियन कल्प। पर्मियन कल्प में ये है कि यह पेलिजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था। इस समय व्यापक भूगर्भिक हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस जैसे भ्रंशों से पर्वतों ब्लैक पर्वत का निर्माण हुआ। भूपटल में भ्रंशन की क्रिया के कारण आंतरिक झीलों का विकास हुआ। इन झीलों में वाष्पीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर पोटास निक्षेपों की रचना हुई। तिएन शान, अल्ताई, अपलेशियन जैसे पर्वत इसी काल में निर्मित हुए। जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण सदाबहार वृक्षों में कमी आई। परिणाम स्वरूप शुष्क मौसम तथा पाला को सहने वाले पर्णपाती वनों का विकास हुआ। अब देखिए, स्थलीय रेंगने वाले जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। विशेष रूप से कई प्रकार के कीड़ों का उद्भव हुआ। जलीय भाग के जीवों की संख्या में कमी आई। अब देखिए क्या है ये ट्रायसिक कल्प। ट्रायसिक कल्प में क्या है, यह मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य सरीसृप का जन्म हुआ तथा लॉबस्टर, केकड़े के समान किस्म की मछलियों का जन्म हुआ। इस काल में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई। देखिए मेढक और कछुआ की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो ट्रायसिक कल्प में। ये देखिए जुरेसिक कल्प। एशिया यूरोप का अधिकांश भाग एवं ग्रेट ब्रिटेन के निकटवर्ती भाग सागरीय जल से भर गए थे। चूना पत्थर का जमाव इस युग की मुख्य विशेषता थी, जो मुख्यतः फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ये यूरोप के देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और ये क्या है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए इस काल में स्थलचर, जलचर तथा नभचर जीवों का विकास हो गया था। इसी समय डायनासोर का भी विकास हुआ था। स्थल पर सरीसृपों का पर्याप्त विस्तार हुआ। कुछ सरीसृप अत्यधिक लंबे तथा भारी थे, जिससे वे स्थलों पर नहीं रह सके एवं दलदल में चले गए। इसी काल में सर्वप्रथम पुष्प वाले पादपों अर्थात आवृत बीजी पौधों का विकास प्रारंभ हुआ। स्तनधारी जीव अभी तक चूहों जैसे थे तथा जंगलों में रहते थे। प्रथम उड़ने वाले पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का उद्भव इसी कल्प में हुआ था। अधिक क्रिटेशियस कल्प। इस समय रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप व काली मृदा का भारत में निर्माण हुआ। सागरीय क्षेत्रों में शार्क तथा हेरिंग के समान मत्स्य का जन्म हुआ। उड़ने वाले तथा परविहीन दोनों प्रकार के पक्षियों का विकास हुआ। अभी स्तनधारियों की स्थिति अनिश्चित थी। इस कल्प में डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए। किस कल्प में, तो क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। अब देखिए ये पेलियोसिन युग, सिनोजेइक महाकल्प के टर्शियरी कल्प का यह पहला युग था। इस युग में सागरीय विस्तार अपेक्षाकृत सीमित हुआ, यद्यपि स्थल खंडों के विकास की गति सक्रिय रही। अल्पाइन पर्वतीकरण, पुष्पी पादपों का विस्तार हुआ। स्तनधारी जीवों की संख्या में तीव्र गति से ह्रास देखा गया, किंतु मानव सदृश बंदरों एवं छोटे स्तनपायी चूहे आदि का विकास हुआ था इसमें पेलियोसिन युग में। अब देखिए इओसिन युग। यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर भागों के नीचे दब जाने के कारण सागर का विस्तार हुआ। पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में वृद्धि होने लगी। ज्वालामुखी की क्रिया विस्तृत पैमाने पर हुई, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमाव हुआ। इन पे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और प्रायद्वीपीय भारत में अत्यधिक लावा का जमाव हुआ था। इस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही स्तर पर रेंगने वाले जीव प्राय विलुप्त प्राय हो गए तथा प्राचीन बंदर गिब्बन म्यांमार में जो पाए जाते हैं, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर आदि के पूर्वजों का उदय हुआ। बृहद हिमालय की उत्पत्ति भी मुख्यतः इसी काल में हुई थी।
अब देखिए ओलिगोसिन युग, इसमें क्या हुआ, इस युग में स्थलीय भाग का विस्तार एवं सागरीय भाग का संकुचन हुआ। अमेरिका तथा यूरोप में क्रमशः भूसंचन के कारण रॉकी तथा अल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी काल में पूंछ विहीन बंदर का उदय हुआ जो मानव के पूर्वज थे। अब देखिए अल्प्स पर्वत, जिसे आल्प्स पर्वत भी कहते हैं, का निर्माण तथा बृहद हिमालय का निर्माण इस काल में पूर्णता की ओर जारी रहा। मायोसीन युग, यह लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल है। इस युग में जलवायु दशाओं में अंतर के कारण उत्तर अमेरिका तथा यूरोप में पतझड़ वाले वृक्षों का उद्भव हुआ। उत्तर अमेरिका के प्रेरी मैदानों में घासों का विकास हुआ। इस युग में जलीय भाग में अस्थि वाली मछलियों की प्रजातियों में वृद्धि हुई। उस समय की प्रमुख मछली शार्क थी, जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट थी। स्थलीय भागों में पूंछविहीन बंदर तथा हाथियों का स्थानांतरण अफ्रीका से यूरोप तथा एशिया में हुआ। इस युग में पेंगुइन का उद्भव अंटार्कटिका में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा कि पेंगुइन का उद्भव अंटार्कटिका में हुआ था। अब देखिए प्लायोसीन युग, सीनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी कल्प का यह अंतिम युग था। इस काल के समुद्रों के अवसादीकरण से विस्तृत तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। इस युग में बड़े आकार वाली शार्क मछली का विनाश हो गया। स्तर पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ। आरंभिक मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, किसमें, प्लायोसीन युग में। अब देखिए शिवालिक की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई थी और काला सागर, उत्तरी अमेरिका, कैस्पियन सागर, अरब सागर की उत्पत्ति हुई। अब देखिए प्लिस्टोसीन युग, सीनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनी कल्प का यह पहला युग है। महान हिमयुग का संबंध इस युग से है। इस युग में तापमान बहुत कम हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर यूरोप में क्रमशः 4 हिमयुग देखे गए जो निम्नांकित हैं। देखिए गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म, ये क्या है, 4 हिमयुग हैं। गुंज है, मिंडेल, त्रिस है और उर्म है। अब देखिए आगे, हिमयुग में अनेक भूदृश्य निर्मित हुए। कौन कौन से, यह उत्तर अमेरिका की बृहद झीलें तथा नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली में झीलों का विकास हुआ। नॉर्वे में फियार्ड तट का विकास हिमचादर की समाप्ति के कारण हुआ। इस युग में हिमानीकरण के कारण सागर में प्रवाहों की विनाश हो गया, किंतु हिम के पिघल जाने के बाद उनका पुनः विकास हो गया। इस युग को जलवायु अत्यंत परिवर्तनकारी थी। इस युग की जो जलवायु थी बहुत ही परिवर्तनशील थी। स्थल मंडल पर बंदर सदृश मानव, आदि मानव का विकास हुआ। अब देखिए होलोसीन युग, होलोसीन युग में क्या हुआ, इस समय जलवायु संबंधी सभी दशाओं में समानता होने लगी थी, किंतु उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण एवं शुष्क रेगिस्तानों का विकास हुआ। इसके बाद अब देखिए ये जो दिया हुआ होलोसीन पर वर्तमान विश्व के उदय का काल है जो अब तक जारी है। इस युग में पूर्ण विकसित मानव का विकास हो चुका था, यहाँ तक कि मानव ने पशुपालन तथा कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। तकनीकी पर आधारित विकास कार्य मानव ने इसी चरण में आरंभ किया था। देखिए नोट दिया एनसीईआरटी, एनआईओएस और अन्य मानक पुस्तकों में भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में भिन्नता देखने को मिलती है। एनसीईआरटी को आधार बनाया गया, मतलब एनसीईआरटी के आधार पर जो है दृष्टि रिविजन की ये बुक है और उसी के आधार पर बनाई गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब देखिए पर्वतीय समय मापक्रम, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अब यही बचा है केवल, तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।